नमस्कार मैम, मेरी आवाज़ अभी क्लियर है आपको? यस मैम बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस लेक्चर में इनवाइट करने के लिए। मैं एसआरएम यूनिवर्सिटी की हार्दिक शुक्रगुजार हूँ और डॉक्टर रितु चंद्रा मैम की, डॉक्टर रश्मि चतुर्वेदी मैम की, आप सभी लोगों ने मुझे एक फेवरेट ऑडियंस जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके साथ इंटरैक्ट करने का एक मौका दिया। मैं इधर से प्रेजेंटेशन अपना शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम हो रही है मैम। काइंडली यू आप मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो शेयर कर दें रश्मि मैम। ओके मैम। ओके जी। मैम ये विजिबल है? हाँ जी मैम, बिल्कुल विजिबल है मैम। दीपा मैम? जी जी मैम। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम। जैसा आज का टॉपिक स्टूडेंट से पहले ही मैम ने शेयर किया कि इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड टीम बिल्डिंग इन इफेक्टिव लीडरशिप। आप सभी एक टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप टीचर नहीं भी बन रहे होते तो आप जिस भी फील्ड में जाते, हर फील्ड में जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको इनिशिएट करना, लीड करना, ये कुछ ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट है जो आज के ज़माने में हम अगर बात करें सक्सेस के लिए तो हर फील्ड में उतना ही रिक्वायर्ड है। अभी हम टीचर एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं, टीचिंग में लीड कर रहे हैं और हमारे साथ हर साल सैकड़ों बच्चे जो हमसे जुड़ते हैं, जिनके अंदर हमें लीडरशिप की जो भावना है वो जागृत करनी है, किस तरीके से समाज में, अपने क्लास में, अपने विद्यालय में वो लीड करें, ये चीज़ें इंश्योर करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने अंदर वो जो लीडरशिप की ट्रेट्स हैं, उनको डेवलप करें। क्या है इफेक्टिव लीडरशिप? लीडरशिप हम सभी जानते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टास्क को दिमाग में रख के कुछ उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं और उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए जो कुछ भी हम करते हैं वो सब कुछ लीडरशिप के फील्ड में आता है। आप स्लाइड में देख रहे हैं सामने प्रेजेंटेशन में कुछ ट्रेड्स की बात हमने यहाँ पर की है। वो कौन से ट्रेड्स हैं जो इफेक्टिव लीडरशिप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं? पहला इसमें जो फैक्टर आपके सामने दिखाई दे रहा है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन अगर मैं बात करूं, शायद किसी भी फील्ड में जाने के लिए, आप पर्सनल फील्ड की बात करें, आप प्रोफेशनल फील्ड की बात करें, आप किसी भी तरह के काम को करने की कोशिश करें, मोटिवेशन जो है वो एक प्री रिक्विजिट है। जब तक आप उस काम को करने के लिए मोटिवेट नहीं होंगे, आप कभी भी उसमें प्रॉपर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कई बार क्या होता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को जाने अनजाने में ही कहते रहते हैं, अरे भाई तुम्हारे बस का तो नहीं है, तुम नहीं कर सकते, ऐसा है, तुम रहने दो। आई थिंक मैम किसी का माइक ऑफ ऑन इट, ओके। तो अगर हम इस तरह का मोटिवेशन जो नेगेटिव टर्म्स में है, अगर इस तरह की बात हम कभी भी अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया होगा, जिस काम को वो करना चाहते होंगे, उस काम को करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो पहली बात तो ये कि हमें खुद भी मोटिवेट होना है और साथ साथ अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहना है कि वो किसी जिस भी काम को करना चाहते हैं वो करने में जरूर से जरूर सक्सेसफुल होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉम्पिटेंस। जाहिर सी बात है, कोई काम हम करना चाहते हैं उसके लिए रिक्वायर्ड जो कॉम्पिटेंसीज हैं, जो एबिलिटीज हैं, वो हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर वो ट्रेड्स हमारे अंदर, वो खूबियां हमारे अंदर, वो नॉलेज हमारे अंदर नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन से काम भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट आपके सामने है जो अगला ट्रेड, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल में भी हम लोग और आगे बात करेंगे। अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना उतनी एफिशिएंसी से, जिस तरीके से हम सोच रहे हैं उसी तरीके से दूसरे तक हमारी बात कन्वे हो जाए, वो राइट कम्युनिकेशन कहा जाएगा। उसके बारे में भी और हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्किल्स की बात है, जिस तरह की फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, जिस तरह की टीम के साथ आप काम करना चाहते हैं, वो रिक्वायर्ड स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जो लीडर है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फेस करना आना चाहिए। साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी का टर्म भी अगर इसी से एसोसिएट कर दें, जो काम उसने लिया है या उसे दिया गया है, वो काम उसने एफिशिएंटली पूरा किया या नहीं पूरा किया, इसकी जवाबदेही भी उसे सुनिश्चित करनी चाहिए। टीम वर्क एक अगला कॉन्स्टिट्यूएंट। टीम वर्क में काम करना जैसे बोलने में शायद उतना आसान लगता होगा, लेकिन टीम के साथ काम करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और एक कठिन काम है। एक 7 से 8 या 10 या 50 लोगों की एक टीम तैयार करना, उसके साथ कोई भी एक्टिविटी प्लान करना और सक्सेसफुली उसके आउटकम तक पहुंचना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और लास्ट है डिसीजन मेकिंग। लास्ट नहीं कह सकते बट यस, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिसीजन मेकिंग।
कब किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है, इसके लिए भी हमें सक्षम होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम कुछ पूर्व योजनाएं बनाते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपनी कुछ प्लानिंग डिसाइड करते हैं, कुछ एक्टिविटीज फाइनल करते हैं, लेकिन एट लास्ट कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि हमें तुरंत अपने निर्णय जो है वो बदलने पड़ते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई डिसीजन ले सकें, इसमें भी हमें कैपेबल होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड मैम। रश्मि मैम। जी जी, इंपॉर्टेंट क्वालिटीज की अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज जो एक लीडर में होनी चाहिए, इसमें से बहुत सारी क्वालिटीज है मैम, प्रीवियस स्लाइड प्लीज। ऐसे कुछ क्वालिटीज तो ऐसी होंगी जो एज ए ह्यूमन बीइंग हम सबके अंदर होनी चाहिए। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ आप टीचर हैं या कोई लीडर है तभी आपके अंदर होंगी। जैसे पहली क्वालिटी इसमें आपको दिखाई दे रही है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या इस तरह के स्टेटमेंट हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, अपने आसपास के समाज में देख रहे हैं, अपने मॉरल्स में हम लोग सीख रहे हैं कि हर एक ह्यूमन बीइंग को ऑनेस्ट होना चाहिए। सो फार एज ये लीडर के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही ट्रू है कि उसे भी ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर वो ऑनेस्ट होगा तभी टीम के लिए जो भी असाइनमेंट्स उसको दिए गए हैं, जो उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है, उसको वो निभा पाएगा। ओपन माइंडेडनेस, खुले विचारों का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो चीजें आपने कुछ बाइसेस बना रखे हैं पहले से और उनको लेकर के आप पहले से जो दिमाग में आपने प्लानिंग कर रखी है उसमें आप कुछ नई चीजें, नए विचारों को शामिल करने में सक्षम नहीं है। तो ओपन माइंडेड होना चाहिए। डिजायर टू लीड है, आप किसी को धक्का देकर लीडर नहीं बना सकते। लीडर जैसे नाम से ही लग रहा है कि उसे लीड करने के अंदर जो उसके अंदर एक उत्साह है, कि निषेध करने की टेंडेंसी है, तो वो उसके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हाँ, इस काम के लिए मैं इस समूह का, इस टीम का नेतृत्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हार्ड वर्किंग होना चाहिए। निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है उसको पाने के लिए दिन रात एक प्लानिंग करना, उसके लिए मेहनत करना, उसको एग्जीक्यूट करना, तो हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए। नेक्स्ट है एबिलिटी टू इंस्पायर। इसे वापस इसी मोटिवेशन वाले एस्पेक्ट से अगर आप जोड़ें, मैम पीपीटी विजिबल नहीं है अभी शायद। जी अभी ठीक है मैम। तो एबिलिटी टू इंस्पायर की बात अभी हम लोग मोटिवेशन में पहले भी कर चुके हैं कि जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, अगर उन्हें हम लगातार मोटिवेट करते रहेंगे और इंस्पिरेशन देते रहेंगे, तभी वो अपने काम को पूरा जो लास्ट मोमेंट तक ले जाने में, एक कहते हैं ना आखिरी फेज तक ले जाने के लिए लगातार जो कंटिन्यूअस एक इंस्पिरेशन की जरूरत है, तो ऐसा भी एक एबिलिटी, एक बहुत जरूरी एबिलिटी है जो लीडर के अंदर होनी चाहिए कि वो लगातार अपने टीम मेंबर्स को इंस्पायर कर सके, खुद को मोटिवेट रख सके कि जो टारगेट उसको डिसाइड उसने किया है वो उसको पूरा कर सके। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। अगेन जो बात पहले भी हम लोगों ने की कि कम्युनिकेशन के बिना जो वो चाहता है वो अपने टीम मेंबर्स तक पहुंचा नहीं सकता, तो कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एटीट्यूड उसका पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने आसपास आप लोगों ने देखे होंगे जो कोई काम शुरू करने के पहले नेगेटिव कमेंट कई बार देने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर कोई वैकेंसीज आई होती हैं, तो बहुत सारे लोग इस तरह के टर्म यूज करते हैं, अरे क्या भरे, इसमें तो 4 ही 5 तो वैकेंसी है, 5 वैकेंसीज में हमारा क्या होने वाला है। इट मीन्स कि उन्होंने पहले से एक माइंडसेट बना रखा है कि हमारा इस वैकेंसीज में फॉर्म भरना बेकार है, हमारा इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। जबकि जो सत्य है वो ये कि आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए होती है, तो वैकेंसीज अगर 5 भी हैं तो आपके हिसाब से तो ज्यादा ही हुई। तो अगर आप सकारात्मक अभिवृत्ति रखेंगे तो आपके लिए एक मोटिवेशन बढ़ जाएगा। क्रिएटिविटी, नए तरीकों से कौन से नए विचार, नए इनोवेशंस, नए तकनीकी के सहारे से हम अपना काम आसानी से, जल्दी से, सक्सेसफुली पूरा कर सकते हैं, इसके लिए भी उसे रेडी रहना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड मैम। कम्युनिकेशन की जो बात, आज का जो हमारा विशेष जो फोकस है वो है कम्युनिकेशन पे और टीम बिल्डिंग पे। कम्युनिकेशन, अभी पिछली 2 स्लाइड में भी हम लोगों ने देखा कि बार बार कम्युनिकेशन की बात हो रही है। कम्युनिकेशन एक ऐसा कौशल है जिसकी सिर्फ लीडरशिप की बात ना करें, एक आम जिंदगी को अगर आप जी रहे हैं, आप कोई ऐसा प्रोफेशनल किसी उसमें फील्ड में नहीं भी है, आप व्यक्तिगत जीवन में भी अगर बात करें, तो कम्युनिकेशन हमेशा से ही इम्पोर्टेंट है। एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते एक ईश्वर का वरदान भी है कि आप वर्बली, नॉन वर्बली हर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, जो आप चाहते हैं दूसरों के साथ शेयर करना, वो हर बात कह सकते हैं। लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन करना उतना आसान नहीं है। कई बार हम जो कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते हैं, कई बार हम सही शब्दों का चयन नहीं कर पाते हैं, कई बार हम टोन का सही टोन का चयन नहीं कर पाते हैं। कहना कुछ चाहते हैं और सामने वाला समझ कुछ चाहता है। तो अगर हम सिंपली कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन
हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो एक व्यक्ति से संबंधित हो, एक जगह से संबंधित हो, एक समूह के पास हो, उसे किसी भी दूसरे व्यक्ति या समूह तक पहुंचाना कम्युनिकेशन कहलाता है। हमारे और आपके बीच में भले ही एक ऑनलाइन मोड से हम जुड़े हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास जो भी थोड़ी बहुत जानकारी किसी विषय पर है, तो वो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ, द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट स्लाइड मैम। कुछ एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें कि कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जब भी कम्युनिकेशन होता है तो कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उस कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर इस आज की मीटिंग की बात मैं करूं तो इस मीटिंग में मैं अपनी तरफ से कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ आप तक। तो जो सोर्स और सेंडर, जो पहला एक एलिमेंट है कम्युनिकेशन का, तो सोर्स और सेंडर की भूमिका में मैं इस समय आपके साथ हूँ। मैं आपके साथ क्या कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो वो कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस या टीम बिल्डिंग के इंपॉर्टेंस की हम बात कर रहे हैं, वो एक मैसेज की फॉर्म में मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। थर्ड जो एलिमेंट है वो है चैनल या मीडियम। बिना किसी मीडियम के एक जो मैसेज है वो दूसरे किसी भी व्यक्ति तक ट्रांसफर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर इस जो आज की मीटिंग इसके रेफरेंस में कहें तो ये जो गूगल मीट के थ्रू हम वर्चुअली आज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक मीडियम है। अगर हम टेलीफोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं तो फोन जो है वो एक मीडियम है। आप फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप रिटन फॉर्मेट में किसी को कोई लेटर भेज के इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो कोई भी मैसेज जो आप किसी व्यक्ति को देना चाहते हैं वो एक मीडियम के थ्रू ही उस व्यक्ति तक पहुंचता है, और वो लास्ट व्यक्ति जिसके लिए वो मैसेज दिया गया है वो व्यक्ति रिसीवर कहलाता है। तो बेसिकली ये चार एलिमेंट्स है जो कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। हर कम्युनिकेशन में, चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, इन चारों के बिना कोई भी कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो ये चारों लोगों से जो एलिमेंट्स हैं, इन चारों एलिमेंट्स से मिलते हुए ही इसकी प्रोसेस की हम बात करें तो जो सोर्स है या सेंडर है वो एक मैसेज फॉर्म करता है। फॉर्म करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको हम लोग इनकोडिंग कहते हैं। इनकोडिंग का मतलब जिस भाषा में मैं आपसे बात कहना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ये मैसेज देना चाहती हूँ तो मैंने ये पीपीटी का एक छोटा सा पीपीटी बनाया है कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। तो एनकोडिंग का मतलब यह हुआ कि जो मैसेज मैं सोच रही हूँ, जो थॉट्स मेरे दिमाग में हैं, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, वो सेंडर उनको एक फॉर्मेट देगा, उनको एनकोड करेगा। वो वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन या परफॉर्मेंस के फॉर्म में कैसे भी हो सकता है, और उस मैसेज को एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, जैसे चैनल अभी हम लोगों ने बात की कि वो एक मीडियम होगा जिसके थ्रू वो मैसेज रिसीवर्स तक जाएगा, उस चैनल के थ्रू वो रिसीवर तक भेजेगा। और रिसीवर के पार्ट पे क्या एक्टिविटी है, वो उस मैसेज को डीकोड करेगा। मान लीजिए यहाँ से मैं कुछ भी कम्युनिकेट कर रही हूँ, पर वो जो आप तक पहुंच रहा है वो डीकोडेड मैसेज ही लास्ट तक आपको मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, मेरे कहने का, मेरे लिखने का, मेरे बोलने का तरीका लगभग वही होना चाहिए ताकि आप उस बात को उसी तरीके से समझ लें। कई बार आपने अपनी आम जिंदगी में भी देखा होगा कि आप किसी से चर्चा करते हैं और सामने वाला व्यक्ति उसे मिस इंटरप्रेट कर लेता है, और एट लास्ट हम जब कुछ नहीं समझ पाते तो हमारा रिएक्शन सिर्फ यही होता है कि अरे आप गलत समझ रहे हैं, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था, आप जो समझ रहे हैं मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहती थी। तो इसका मतलब कि मेरे कम्युनिकेट करने की जो प्रोसेस थी वो इतनी प्रोफेशनल नहीं थी, इतनी क्लियर नहीं थी कि सामने वाला समझ पाता। हो सकता है मेरे जेस्चर से, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से, मेरे बॉडी लैंग्वेज से या मेरे टोन से जो बात मैंने कही वो मिस कम्युनिकेट हो गई। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो बात आप कहना चाहते हैं उसी तरीके से वो बात दूसरे तक पहुंचे। नेक्स्ट, अगर हम लोग इसके आगे जो है इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। बहुत सारे तरीके से कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। नॉर्मली जो हम कम्युनिकेशन की जब भी बात करते हैं या डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं तो आमतौर पे हम वर्बल कम्युनिकेशन की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। जब हम लीडर को भी दिमाग में रख रहे हैं और कम्युनिकेशन को उसके साथ लिंक कर रहे हैं तो हमें वो बहुत सारे लोग याद आ जाएंगे जो कहीं स्टेज पे खड़े होकर बहुत अच्छी भाषा शैली में अपनी बात को रख पाते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन सिर्फ वो नहीं है जो हम बोल रहे हैं, ये तो वो हो गया जो वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैंने कहा कि हम कहना कुछ और चाहते हैं और समझ कोई आदमी कुछ और जाता है, तो जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने शब्दों का चयन बहुत समझ बूझ के करें। आप जो बात कहना चाहते हैं वही बात कहें। और कई बार जो एक वाली जो बात होती है कि हम किससे बात कर रहे हैं, कई बार कई स्टूडेंट्स जो अपने टीचर से बात करते हैं, ये एग्जाम्पल मैं इसलिए भी पुट कर रही हूँ कि आप स्टूडेंट्स अपने टीचर से आप बातचीत करते होंगे, आप कभी टीचर होंगे, आपके स्टूडेंट्स भी आपसे बातचीत करेंगे।
तो कई बार हमारी जो भाषा शैली होती है वो ऐसे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली वे में बात कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा एग्रेशन में बात कर रहे हैं। तो जो एक टीचर टॉट का रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग जब भी आप वर्बली भी कम्युनिकेट करें तो वो मर्यादा, वो एटिकेट जो है वो बना के रखनी चाहिए। सेकंड जो कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसा नाम से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि जहाँ पर शब्दों की आवश्यकता नहीं है। आप अपने चेहरे के हाव भाव से, अपने शारीरिक हाव भाव से, अपने मूवमेंट से, अपने आंखों से, मुस्कुराकर या इस तरह के जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, कई बार बहुत अच्छी कोई एक्टिविटी आपको लगती है या आपका स्टूडेंट कोई बहुत अच्छा काम करता है, परफॉर्म करता है, तो आपका थंब रेज हो जाता है लाइक गुड लक या बहुत बढ़िया। तो ये जो इस तरह के जो भी कम्युनिकेशन हम करते हैं वो सारे कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की श्रेणी में आते हैं। थर्ड टाइप जो यहाँ पर मेंशन है वो है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब भी आप टीचर बनेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको वर्बली ही कम्युनिकेट करना है, आपको अपनी हायर अथॉरिटी से, अपने स्टाफ मेंबर से, अपने कलीग से या अपने स्टूडेंट से बहुत बार कुछ लिख कर भी कम्युनिकेट करना पड़ता है, कुछ औपचारिक चीजें लिखनी पड़ती हैं या कोई कमेंट किसी स्टूडेंट की कॉपी में लिखना पड़ता है। इस तरह की कोई कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हैं तो वो रिटन कम्युनिकेशन की श्रेणी में आएंगे। रिटन कम्युनिकेशन भी उतना ही क्लियर, उतना ही स्पष्ट होना चाहिए जितना वर्बल। ऐसा ना हो कि आप किसी के लिए कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो चीजें वहां तक उस फॉर्म में ना पहुंच पाए। लास्ट है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल भी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जहाँ पे विजुअल्स हमें दिखाई देते हैं, जैसे अभी ये पीपीटी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, द काइंड ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। कोई पोस्टर है, कोई बैनर है, कोई पैम्फलेट आप देखते हैं जिसमें सिर्फ आप उसके जो उसमें फिगर्स हैं या जो लाइन डायग्राम्स हैं उनको देख करके बहुत सारी चीजें समझ लेते हैं। वहां आपको वर्बली कोई वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता है, उसके साथ कुछ लिखा भी नहीं होता है, लेकिन जो पिक्चर होती है वो इटसेल्फ अपने आप में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रही होती है कि वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। अब अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अभी तो हमने सिर्फ एलिमेंट्स की बात की, मैसेज है क्या, मैसेज किस किस तरह से दिया जा सकता है। तो अगर हम कॉमन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लें जो वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन या विजुअल किसी भी तरह के कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे सामने आता है दैट इज क्लियर एंड कंसाइज। क्लियर होना चाहिए। बार बार ये बात कम्युनिकेशन से रिलेट की जाती है कि जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं बिल्कुल एज इट इज वही मैसेज रिसीवर तक पहुंचना चाहिए। ये कम्युनिकेशन की जो बात अभी हम आप शेयर कर रहे हैं ये क्लासरूम टीचिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के क्लास में गए, कुछ सिखा रहे हैं, बता रहे हैं और जो आप बता रहे हैं अगर स्टूडेंट्स वही नहीं समझ पाए तो आपके एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगा। तो मैसेज सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। कंसाइज इसलिए होना चाहिए कि लिमिटेड टाइम होता है आपके पास अपनी बात को कन्वे करने के लिए। आप उसमें अगर बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी भूमिका बनाते रहेंगे तो कई बार जो बात आप कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाएंगे। नॉर्मली आपने अपने आसपास देखा होगा या सुना होगा या कभी प्रयोग भी किया होगा ये लाइन कि कोई बहुत घुमा कर या बड़ी प्रस्तावना के साथ बड़े देर तक कुछ बात घुमाता है और उसके बाद कहता है तो आप सीधे कहते हैं भाई सीधे सीधे पॉइंट पे आओ, क्या बात है। इसका मतलब कि आप सीधे वो बात सुनना चाहते हैं जो मुख्य बात है। उसके आसपास जितनी आवश्यकता है उतनी भूमिका जरूर बनाए, लेकिन उससे ज्यादा समय सिर्फ भूमिका निर्माण पर देना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब ये हुआ कि जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही और सटीक होनी चाहिए। आप कोई आंकड़े दे रहे हैं, किसी के बारे में कोई टिप्पणी कर रहे हैं तो वो एक्यूरेसी उसमें जरूर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप अपने बायसेस के अकॉर्डिंग, अपने प्रेजुडिसेस के अकॉर्डिंग पहले से कुछ एक धारणा आपने बना रखी है और उसके आधार पे आपने कोई बात किसी से कह दी। जैसे कई बार क्या होता है कि जब आप गॉसिप का अगर एग्जाम्पल आप लें तो जो लोग गॉसिप करते हैं जहां से वो बात शुरू होती है अगर अंत तक उसी व्यक्ति तक आए तो उस बात में बहुत ज्यादा चेंजेस हो चुके होते हैं, क्योंकि हमें कुछ उसकी एक्यूरेसी के बारे में मालूम नहीं होता और हम उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहते हैं। तो बीइंग अ टीचर, बीइंग अ लीडर, जब आप टीचर की भूमिका में क्लास में हैं, लीड कर रहे हैं अपनी पूरी क्लास को, तो आप वही चीजें शेयर करेंगे जिनके एक्यूरेसी के बारे में आप बिल्कुल इंश्योर हो। नेक्स्ट है रेलेवेंट। अननेसेसरी इररिलेवेंट टॉक करना कम्युनिकेशन के लिए सही नहीं माना जाता। जो बात जिस टॉपिक से संबंधित है, जितनी आवश्यकता है उतना ही कहना, सही समय पर, सही संदर्भ में, सही व्यक्ति से कहना ही उस कम्युनिकेशन की जो इंपॉर्टेंस है उसको बढ़ाता है। अगर आपने गलत बात को सही व्यक्ति से कहा तो भी उसका कोई मतलब नहीं और सही बात को गलत व्यक्ति से कहा तो भी उसका कोई मतलब नहीं। कई बार हमारी कोई समस्या होती है, हमारे
यूनिवर्सिटीज में या कॉलेज में या हमारे क्लास में, और वो की प्रॉब्लम है जो यदि हम किसी टीचर से शेयर करें या अपने हेड से शेयर करें, अपने प्रिंसिपल से शेयर करें, तो वो थोड़ी ही देर में सॉल्व हो सकती है। लेकिन कई बार हम संकोच में या किसी और गलत अपने जो हमारे डर है या बायसेस हैं उनके कारण हम उनसे शेयर ना करके अपने पूरे बैचमेट से शेयर कर लेते हैं और वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाती है। तो मैसेज भी रेलेवेंट होना चाहिए और किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो व्यक्ति भी रेलेवेंट होना चाहिए। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज टाइमली। टाइमली बहुत इंपॉर्टेंट है, कब क्या कहना है उसी समय उस चीज को कम्युनिकेट करना। एक कहावत आपने सुनी होगी, कई बार कहते हैं लोग, शेयर करते हैं इस चीज को कि जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारना चाहिए। ऐसा और कोई मतलब नहीं है, आपको कोई हथौड़ा लेके नहीं घूमना है, लेकिन सिर्फ ये बात है कि जिस समय जो बात आपको कहनी चाहिए, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उनको आपने बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया है कुछ पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, तो वो सबसे रेलेवेंट टाइम है उस टास्क या उस कॉन्सेप्ट को उन तक डिलीवर करने का। जो मैसेज है उसकी जो टाइमिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस समय आप कहना चाहते हैं। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, उस वक्त अगर आप उसको बहुत ज्यादा ज्ञान विज्ञान की बातें बताएंगे तो शायद उस तक नहीं पहुंचे। तो आप अगर अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, आप एक लीडर हैं, तो टीम की मनोदशा को देखते हुए किस समय वो ज्यादा रेडी है आपकी बात को सीखने के लिए, समझने के लिए, उसमें अपने मैसेज को कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मीनिंगफुल। ये और सारी जितनी ऊपर की क्वालिटीज हम बोलते जा रहे हैं या एक्सपेरिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते जा रहे हैं, ये उनसे ही जुड़ी हुई एक बात है कि अर्थपरक होनी चाहिए। जो उद्देश्य हमारे हैं, जो हमारी पहले से प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बात कुछ और करनी थी और कर हम कुछ और रहे हैं, जो हमारे लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट हो लेकिन उस पर्टिकुलर टास्क और पर्टिकुलर टीम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एप्लीकेबल टू द सिचुएशन, मिलती जुलती बात ये भी है कि परिस्थिति के अनुसार ही आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब किसी आप मीटिंग में बैठे हुए हैं और आपको अपने बगल वाले व्यक्ति से कुछ कम्युनिकेट करना है, कुछ कहना है, तो आप बहुत लाउड वॉइस में नहीं कह सकते हैं। आप बहुत धीरे से इस तरीके से कहने की कोशिश करेंगे ताकि जो आसपास के और लोग हैं उनकी जो बातचीत चल रही है वो डिस्टर्ब ना हो। और अगर कहीं आप स्टेज पे खड़े हैं तब आप उतने धीमे नहीं बोल सकते, तब आपको लाउड वॉइस में बोलने की कोशिश करनी है ताकि पूरे ऑडिटोरियम तक आपकी बात कन्वे हो जाए। तो कैसी सिचुएशन है, क्या आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको कम्युनिकेट करना होता है। लास्ट, रिलायबल, विश्वसनीयता। आप टूल्स के बारे में कभी जब भी हम पढ़ते हैं, हो सकता है बीएड में आप ना इतना ध्यान दे रहे हो, लेकिन जो पीजी के विद्यार्थी अगर जुड़े होंगे हमारे साथ तो वो जानते होंगे कि जो टूल्स हम यूज करते हैं तो उसकी बात करते हुए हम लोग ये शब्द कई बार यूज करते हैं, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। तो आप जिस भी मैसेज को कन्वे कर रहे हैं उसकी विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। अभी पहले भी एक बात कही गई कि प्रेजुडिस से प्रभावित होकर के कुछ भी मनगढ़ंत मैनिपुलेट करके कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर आप एक इफेक्टिव लीडर बनना चाहते हैं, आप अपनी क्लास को, अपने स्कूल को लीड करना चाहते हैं, तो आपकी जो बातें हैं उनमें विश्वसनीयता होनी चाहिए और उनमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। और इस तरह का माहौल आपके कम्युनिकेशन के बाद या पहले होना चाहिए कि आपकी बात पर लोग भरोसा कर सके। नेक्स्ट स्लाइड मैम। बैरियर्स की बात करें, कुछ जो भी चीजें हम प्लान करते हैं जरूरी नहीं कि उसी अंदाज में वो वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि हम कोई वैक्यूम में तो नहीं रहते। बहुत सारी समस्याएं हमें हो सकती हैं, कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जो हमारे व्यक्तिगत कारण हो, कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं जो आसपास के माहौल से बन रहे हो, और उनके चलते जो कम्युनिकेशन है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता। तो ये जो बैरियर्स हैं या जो बाधाएं हैं, इनको अगर हम अलग अलग कैटेगरी में डाल के देखना चाहें तो पहला जो बैरियर है वो सिमेंटिक बैरियर है। सिमेंटिक बैरियर जो है वो आपका लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। आपकी भाषा ऐसी है जो सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब कि आपका कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं हो सकता है। जो लैंग्वेजेस, फॉर एग्जाम्पल हम लोग हिंदी और इंग्लिश में कंफर्टेबल अपने आप को फील कर रहे हैं, तो यदि अगर हमारे सामने कोई जर्मन में, फ्रेंच में, स्पेनिश में बात करेगा तो हम उसकी बात को, उसकी भावनाओं के विचारों को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। पहली बात, जिस भाषा में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं सामने वाला व्यक्ति उस भाषा से उस भाषा का जानकार होना चाहिए ताकि वो आपके विचारों को समझ सके। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, बहुत बार जो हम कहना चाहते हैं वो बड़ा डिसऑर्गेनाइज सा होता है, व्यवस्थित नहीं होता। क्या बात कहना चाहते हैं, क्यों कहना चाहते हैं, किससे कहना चाहते हैं, कैसे कहना चाहते हैं, जब ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हम प्लान नहीं करते हैं तब हमारा जो कम्युनिकेशन है वो उतना प्रभावशाली नहीं हो पाता। थर्ड है हमारा इमोशनल
परसेप्शनल बैरियर, पहले से हमने कुछ पूर्व हमारी जो है धारणाएं हैं या हमारी जो सामयिक स्थिति है, जो हमारी इमोशनल सिचुएशन है, जिस तरह का हम फील कर रहे हैं, वो कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम अपनी बात नहीं कह पा रहे। कई बार अगर आप बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और सामने वाला व्यक्ति आपसे पूछने की कोशिश करता है कि बताइए भाई क्या कारण है, आप क्यों परेशान हैं, तो कई बार बताते बताते आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब आंसू आ जाते हैं तो आप जो बात कहना चाहते हैं वो उतनी अच्छे तरीके से कह नहीं पाते। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको परिस्थिति के अनुरूप रोना नहीं चाहिए या हंसना नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ ये वो बाधाएं हैं जो कई बार आपके कम्युनिकेशन को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है पर्सनल बैरियर। आप कुछ बात करना चाहते हैं, हो सकता है कि आपकी किसी तरह की कोई जो फिजिकल समस्या है, जो आपके शरीर से संबंधित कोई समस्या है, या आपकी कोई इमोशनल कंडीशन ऐसी है, या आपके घर में कोई समस्या, आप पूरा कंसंट्रेशन अपने कम्युनिकेशन पे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी समस्या एक पैदा हो जाती है, ताकि जो कम्युनिकेशन है वो आपके मेंबर्स तक बहुत अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाता। फिजिकल बैरियर्स की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे अवरोध होते हैं जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में कई बार नहीं होता है। मान लीजिए आप कहीं खड़े होकर कोई बातचीत कर रहे हैं, या आप किसी क्लासरूम में किसी हॉल में बातचीत कर रहे हैं और आसपास से कुछ गाड़ियों के गुजरने की आवाज आ रही है, हो सकता है उससे डिस्टर्बेंस हो जाए। कई बार हम ऑनलाइन मीटिंग में होते हैं और किसी का माइक ऑन हो जाता है, कई बार हमें लगता है कि अरे इससे तो बड़ा शोर हो रहा है, तो वो भी प्रॉपर कम्युनिकेशन में कई बार बैरियर की भूमिका निभाता है। तो ये सारे वो बैरियर हैं जो आपके कम्युनिकेशन की जो इफेक्टिवनेस है उसको कम करते हैं। अब इसमें से सारे बैरियर आप कंट्रोल कर भी नहीं सकते, पर ये कोशिश करनी चाहिए कि जिस समय आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो ये सारी चीजों का ध्यान रखें, लैंग्वेज का ध्यान रखें, जो बात कहें ऑर्गेनाइज्ड वे में कहें, फिजिकल बैरियर है उनको कम से कम करने की कोशिश करें, और आपके जो पर है या जो पर्सनल दिक्कतें हैं कोशिश करें कि उनका फर्क आपके कम्युनिकेशन पर ना पड़े। नेक्स्ट मैम। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों जरूरत है कम्युनिकेशन की? जैसे भी पहले भी मैंने कहा कि ये सिर्फ किसी टीचर के लिए या स्टूडेंट के लिए या सिर्फ लीडर के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अच्छी तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उनके लिए इस स्किल्स को सीखना जरूरी, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कोई ऐसी स्किल है जो आपको बाय बर्थ मिलती है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं ऐसे, गिफ्टेड भी हो सकते हैं जिनको कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग हो, बट ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं सीख भी सकते हैं। किस तरीके से वर्बली नॉन वर्बली दोनों के कॉम्बिनेशन से आप अपनी बात सही समय पे सही जगह कह पाए, ये सीखना आपके लिए एज ए टीचर बहुत जरूरी है। तो अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो पहला पॉइंट जो है वो एस्टैब्लिशेस इफेक्टिव लीडरशिप। सारी चर्चा इसी बात पर केंद्रित है कि कैसे आपकी जो लीडरशिप है वो प्रभावशाली हो सके। तो जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिगार्ड। हेल्प्स इन मोटिवेशन एंड मोरल डेवलपमेंट। आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, आपके टीम मेंबर्स को बार बार उनको इंस्पायर कर रहे हैं कि नहीं आप ये काम कर सकते हो, आप ये काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, आप इस काम के लिए पूरी तरीके से उपयुक्त हैं। ये सारी बातें जब आप उनसे कह रहे हैं तो जो आपके कम्युनिकेशन का तरीका है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उनके मनोबल को लगातार बढ़ाने की कोशिश करते हैं अपने नॉन वर्बल या वर्बल कम्युनिकेशन से। जब आप टीचिंग के प्रैक्टिस के लिए भी जाते होंगे, आपको रीइंफोर्समेंट कई तरीके से सिखाया जाता है, तो उसमें ये कहा जाता है कि कई बार आप नॉन वर्बली भी अपने फेशियल एक्सप्रेशन से भी उन बच्चों को मोटिवेट करते हैं ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सके। तो अगर एक लीडर की भूमिका में आप हैं तो आप अपने टीम मेंबर से जो मोटिवेट करने का जो आपका कौशल है वो संप्रेषण से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग। एक टीम है, किसी टारगेट को लेकर कुछ लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं, कुछ प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं, तो अगर उनके बीच का कम्युनिकेशन भी उतना ही सधा हुआ, उतना ही सटीक, उतना ही स्पष्ट होगा, तो उनकी जो वर्किंग है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत अच्छे से बिल्कुल प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो अपना काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड पीस। जो सहकारिता या सहयोग की जो भावना है, जो शांति की बात स्मूथ वर्किंग से काफी कुछ रिलेट हो रही है। और साथ में जब हम सहकारिता की बात करते हैं, ग्रुप में वर्क करना, अभी भी मैंने कहा कि ग्रुप में वर्क करना बहुत आसान काम नहीं होता। अभी कोई काम आपको अकेले करना हो तो आप उसके लिए तुरंत प्लान कर सकते हैं, जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं उनके साथ आप अपनी एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर वही एक्टिविटी आपको 4 लोगों के साथ मिलकर करनी हो तो आपको उसके लिए बहुत समय लगता है। आप अपने कॉलेज में, अपने डिपार्टमेंट में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, छोटे से छोटा भी, और उसके लिए जब आप पूरी टीम के साथ काम करते हैं तो उसके लिए जितनी आसानी भी होती है टीम के साथ काम करने में, टीम वर्क में उसको ऑर्गेनाइज करने में उतनी दिक्कत भी कई बार आती है। नेक्स्ट है एक्ट एज बेसिस ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन के बेसिस के लिए जैसे मैंने शुरू में ये बात कही कि जो बात आप कहना चाहते हैं वही बात रिसीवर तक पहुंचे।
तो जब आप किसी का सहयोग चाहते हैं तो सहयोग लेने के लिए आप किस भाषा का चयन करेंगे, अपनी जरूरत को किस तरह उन तक कम्युनिकेट करेंगे, बताएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस लहजे में किस तरीके से अपनी बात को उन तक पहुंचा रहे हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए एक आधार प्रदान करता है निश्चित रूप से। इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजरियल एफिशिएंसी मीन्स कि आपका जो प्रबंधन कौशल है, जो आपकी क्षमताएं हैं, उनमें लगातार वृद्धि करता है, विकास करता है। उनको आपको एक मौका देता है कि आप अपने अंदर की एफिशिएंसी और बेहतर तरीके से उनको प्रदर्शित कर सके। गुण तो आपके अंदर हो सकते हैं, लेकिन वो प्रदर्शित किस प्रकार होंगे, उसमें कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हेल्प आपकी करता है। ये वो इम्पोर्टेंट इसलिए जिसकी आप कहीं भी बात करें तो लीडरशिप से नहीं भी रिलेट करेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन आपको आपकी पहचान बनाने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप क्लासरूम में पहुंचेंगे, आपका वर्बल कम्युनिकेशन, जो सबसे पहला इंप्रेशन जो आपके साथ आपके स्टूडेंट्स का होगा, वही आपकी इमेज को, आपकी जो मेहनत है उसको दर्शाने के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। नाउ टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग की अभी जो भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लीडरशिप, जब भी हम लीडरशिप के संप्रत्यय को लेते हैं तो लीडरशिप का संप्रत्यय जो ऐसा है जो टीम के साथ ही जुड़ा हुआ है। मतलब टीम और लीडर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर टीम नहीं है तो लीडर नहीं है, लीडर नहीं है तो टीम का कोई मतलब नहीं है। टीम बिल्डिंग की जरूरत क्यों है? क्या जरूरत है कि हम टीम का निर्माण करें? टीम तो है ही। अगर आपको 8 लोग असाइन करके दे दिए गए कि इन 8 लोगों के साथ आपको अपना काम करना है, तो इट मीन्स वो टीम तो आपके पास है ही। फिर टीम बिल्डिंग की क्या जरूरत है? टीम बिल्डिंग की जरूरत इसलिए है कि पूरे समूह के अंदर एक ओनरशिप की फीलिंग जो है वो डेवलप हो। जब तक हमें ये भाव नहीं होगा कि ये जो टीम है, ये जो समूह है, ये हमारा अपना समूह है, इसकी बेहतरी के लिए हमें काम करना है, तब तक जो हमारी प्रयास है और जो हमारी कोशिशें हैं वो पूरी तरीके से हम नहीं कर पाते। एक जो इसमें आप चित्र देख पा रहे होंगे, जिसमें बहुत सारे लोगों के हाथ एक स्थान पर दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कि अलग अलग जो ट्रेड्स हैं, अलग अलग एबिलिटीज हैं, अलग अलग एनर्जीज हैं, उनकी स्किल्स हैं, वो सारे लोग एक साथ एकजुट होकर कोई काम करने की कोशिश जब करते हैं, तभी टीम का निर्माण होता है। तो जैसा कि इसमें दिख भी रहा है आपको कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉजिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू वर्क टुगेदर इफेक्टिवली। पहले भी वो एक साथ थे, लेकिन उनको ये मोटिवेट करना और उनको ये एहसास दिलाना कि आप एक टीम की तरह कार्य करें, यही टीम बिल्डिंग की प्रोसेस है। नेक्स्ट, अगर हम लोग प्रोसेस ऑफ टीम बिल्डिंग की बात करें, नेक्स्ट मैम, तो इसके कुछ अपने स्टेप्स हो सकते हैं। जब भी हम टीम बनाते हैं, टीम का निर्माण करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कोई जरूरत होती है। क्यों हमें जरूरत है? फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी बात की, अगर जब भी यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट में क्लासेस सेग्रीगेट किए जाते हैं, तो क्लासेस अलग अलग बनाने की क्यों जरूरत है? क्योंकि बीएड के क्लासेस जो हैं उनका एक अपना करिकुलम है, सिलेबस है। जो पीजी की क्लासेस है उनका एक अपना करिकुलम है, सेमेस्टर 1 का सेमेस्टर 2 से डिफरेंट है। एक नीड है हमारे पास कि हमें इतने लोगों का अलग अलग क्लास डिजाइन करने की जरूरत है। इसी तरीके से उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर भी अलग अलग टास्क को लेकर के, हो सकता है वो कोई कल्चरल इवेंट हो सकता है वो कोई कम्युनिटी वर्क हो सकता है कि कोई वो डिबेट कंपटीशन हो, कुछ भी अलग अलग एक्टिविटीज हो सकती है, जिनको दिमाग में रख करके हमें कुछ एक जरूरत महसूस होती है कि हमें एक अलग टीम बनाने की जरूरत है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस में जो पहला स्टेप आता है हमारे सामने, वो है आइडेंटिफाइंग द नीड। सबसे पहले हम जरूरत को समझने की कोशिश करते हैं। देन डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्यों बना रहे हैं, क्या जरूरत है, वो कौन सी अल्टीमेट आउटकम्स हैं जो हमें इस टीम को बनाने के बाद अचीव करने हैं। ये सारी चीजें जब हम दिमाग में अपने डिसाइड करते हैं, तो वो है ऑब्जेक्टिव फ्रेमिंग। आप जब लेसन प्लान भी बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फ्रेम करते हैं। पूरे क्लास को पढ़ाने के पहले ही आप डिसाइड कर लेते हैं कि वो कौन से आउटकम्स हैं जो हमें इस लेसन के आखिरी में चाहिए। तो इसी तरीके से जब लीडर भी कोई टीम बिल्डिंग करता है, किसी टीम में काम करने की शुरुआत करता है, तो सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है जो ऑब्जेक्टिव उसको लास्ट में अचीव करना है। देन इवेल्युएट करंट आउटपुट इन द सेंस कि अभी क्या स्थिति है और क्या हमारे एफर्ट के बाद उसमें चेंज आने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेसन प्लान से इसको रिलेट करें, तो जब आप प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं या उसको प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करने की कोशिश करते हैं इंट्रोडक्शन के माध्यम से, तो आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो जो सामने आपके टीम मेंबर्स हैं वो कहाँ तक जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम किसी और एक्टिविटी से इसको रिलेट करने की कोशिश करें, तो जिस भी फील्ड में जिस भी काम को हम करने जा रहे हैं, क्या अभी का स्तर हमारा क्या है, उसमें हम क्या सुधार करना चाहते हैं, इसका एक पहले से जो पूर्व अनुमान लगाना है, वो भी हमारा अगला चरण है।
नेक्स्ट है डिजाइनिंग एक्टिविटी, जस्ट लाइक प्रेजेंटेशन पार्ट इन लेसन प्लान। कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनसे जो हमारा करंट स्टेटस है इसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन से तरीके होंगे, क्या मेथड्स हम यूज करेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज हम प्लान करेंगे। तो वो एक्टिविटीज की जो प्लानिंग है वो हमारी टीम बिल्डिंग का एक इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट स्टेप है। अगला है आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स। अब हमने एक्टिविटीज डिसाइड कर ली और अब हमें ये डिसाइड करना है कि कौन से व्यक्ति या कौन सा टीम मेंबर हमारा इस काम के लिए ज्यादा उपयुक्त है, कौन सा किस काम को बेहतर तरीके से कर सकता है। मान लीजिए आप अपने 8-10 स्टूडेंट्स के साथ कोई स्किट प्लान कर रहे हैं, कोई प्ले प्लान कर रहे हैं, तो आपके पास एक स्क्रिप्ट है या आप नीड से स्टार्ट करें कि जरूरत क्या है कि सेट करने की, हो सकता है किसी फंक्शन में करना हो। ऑब्जेक्टिव क्या है, वो स्किट को परफॉर्म करना बेहतर तरीके से। करंट आउटपुट, अभी किसी को उस स्किट के बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में कुछ चीजें नहीं पता है, आपने एक्टिविटीज डिजाइन की कि किस तरीके से उनको इसके बारे में बताएंगे। अब आप आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स में आते हैं तो आप देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति या कौन सा ग्रुप मेंबर या कौन सा स्टूडेंट हमारा किसी पर्टिकुलर पार्ट को प्ले करने के लिए ज्यादा सटीक है, कौन सी भूमिका किस व्यक्ति को कैसे दी जा सकती है। तो आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल इसका नेक्स्ट स्टेप है। अगला है टीम मेंबर्स। टीम मेंबर्स का मतलब ये हुआ, आई एम ट्रेन मेंबर, सॉरी इट इज नॉट विजिबल फ्रॉम हियर, ट्रेन मेंबर, आई थिंक ट्रेन मेंबर ही है। तो ट्रेन मेंबर का मतलब ये हुआ कि आपने किसी व्यक्ति को कोई भूमिका दे दी, उसको बता दिया, और अब क्या रिक्वायर्ड स्किल है जो उस पर्टिकुलर भूमिका को निभाने के लिए उसके अंदर होने चाहिए। जरूरी नहीं कि वो चीजें उसको पहले से आती है। जैसे अभी एक स्किट का एग्जाम्पल लिया और मान लीजिए आपने रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर कोई एक स्किट तैयार की और किसी छात्रा को रानी लक्ष्मीबाई बनने की भूमिका दी, तो वो रानी लक्ष्मीबाई के रूप में उसको क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है उस एक्टिविटी को दर्शाने के लिए उसके पास पहले से नहीं है, तो आप उसको ट्रेन करने की कोशिश करेंगे, उसको सिखाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है मॉनिटर टीम एफर्ट। टीम एफर्ट का मतलब हुआ कि जो भी आपने एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया, एक्टिविटीज प्लान कर दी, लोग डिसाइड कर दिए, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, उसके बाद आप लगातार उसको मॉनिटर करते रहेंगे एज ए लीडर कि जो एक्टिविटीज मैंने किसी को डेजिग्नेट की है कितनी प्रॉपरली वो एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, कितने सीरियसली कर रहे हैं, कितना इनपुट अपना उसके लिए दे रहे हैं। नेक्स्ट है इवेलुएट टीम आउटपुट। जो भी आपने प्लानिंग की, इस रेफरेंस में जो एग्जांपल अगर हम स्किट वाला चल रहे हैं तो जो प्लानिंग की थी, जितना इनपुट उन्होंने दिया था, जितना रिहर्सल किया था, उसके बाद आउटपुट के फॉर्म में क्या निकल के आता है। तो जो भी आपने टीम बनाई थी, जिस टारगेट को, जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर बनाई थी, उसके आउटपुट को देखना और उसको इवेलुएट करना। इवेलुएट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि अगर उसमें जो भी प्लस या माइनस है, अगर कोई ऐसी चीज है जो बेहतर तरीके से की गई है, उसको आगे की भी एक्टिविटीज में रिपीट करने की जरूरत है, तो आप उसको एज इट इज आगे ले जा सकते हैं। कोई चीज ऐसी लगती है आपको कि नहीं ये और बेहतर तरीके से कर सकते थे, ये इतना अच्छा नहीं हुआ, तो वो नेगेटिव जो आपके अनुभव है उनको भी आप आगे मॉडिफाई करके और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। लास्ट में डिसॉल्व टीम। अब जिस एक्टिविटी को आपने प्लान किया था, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ प्लान किया था, वो एक्टिविटी पूरी हो गई, तो लास्ट में जो टीम है वो डिस्पर्स हो गई। मतलब ये कोई ऐसी परमानेंट एक्टिविटी नहीं है कि एक बार जो टीम बन गई वही लाइफ लॉन्ग बनी रहेगी। ये किसी पर्टिकुलर टास्क, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के कंस्ट्रक्ट की गई, और जब काम हमारा पूरा हो गया, टास्क हमारा पूरा हो गया, तो हमने वो टीम डिसॉल्व कर दी। नेक्स्ट मैम, क्या लाभ है, बेनिफिट्स क्या है टीम बिल्डिंग के। अगर हम टीम बिल्डिंग के जो इतने एफर्ट्स हैं या इतनी तरह के अप्रोचेस को यूज करते हैं, अगर इस तरीके से ना करें, सिर्फ सीधे सीधे हमारे पास एक भीड़ इकट्ठा हो, तो क्या काम है जो हम नहीं कर सकते, और टीम बिल्डिंग से हमें क्या लाभ होने वाले हैं। तो पहला अगर हम देखें पॉइंट, तो इसमें है डायरेक्ट टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव। क्या हमारे ऑब्जेक्टिव हैं दिमाग में, किन चीजों को लेकर हम एक साथ इकट्ठे हुए हैं, उन चीजों को दिमाग में रखते हुए लगातार उसकी तरफ बढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहना, ये टीम बिल्डिंग का एक इंपॉर्टेंट काम है। अभी जो आपने एक स्टेप्स वाली बात पढ़ी कि पहले हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, फिर एक्टिविटीज डिसाइड करते हैं, देन इंडिविजुअल डिसाइड करते हैं, लगातार उनको मॉनिटर करते हैं, उनको फ्रेमिंग रिफ्रेमिंग लगातार करते थे, जब तक हम पूरा आउटपुट जो प्रॉपर हमारा है वो हासिल नहीं हो जाता। तो हम इस उद्देश्य से कहीं भटक ना जाएं, इसमें हमें टीम बिल्डिंग का जो कौशल है वो बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल्स। हमारी जो क्षमताएं हैं, कई बार होता है जैसे एक कॉमन डेफिनेशन एजुकेशन की हम लोग बोलते हैं कि जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनका पूर्ण विकास करना। अंतर्निहित शक्तियां हैं क्या, तो हम कई बार जो हमारे अंदर क्वालिटीज हैं वो भी हम नहीं जान पाते हैं।
जो लीडर होता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जो उसके टीम मेंबर्स हैं उनकी जो जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। वो क्या काम है जो वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वो क्या काम है जिसमें करने में उन्हें कुछ दिक्कतें हैं, अगर दिक्कतें हैं तो कैसे दूर की जा सकती है, जो स्ट्रेंथ है उनको टीम के बेनिफिट के लिए किस तरीके से ज्यादा यूज कर सकते हैं, ये सारी काम एक लीडर के हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो भी हमारे टीम मेंबर्स हैं उनके जो भी पोटेंशियल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट है डेवलप कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, सहयोग की भावना का विकास करना, संप्रेषण का विकास करना। संप्रेषण पर अभी भी हम लोगों ने कुछ बातचीत आपस में साझा की, संप्रेषण भी बहुत जरूरी है। और टीम बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं, एक समूह के तरीके से जब हम कार्य करते हैं तो लगातार ये प्रयास होता है कि हर टीम मेंबर एक दूसरे टीम मेंबर की उपयोगिता को, उसके महत्व को समझे और ये जाने कि किसी भी टीम मेंबर का ग्रुप में होना कितना जरूरी है। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप अकेले नहीं कर सकते, लेकिन जब आप टीम के साथ कोई काम मिलकर करते हैं तो वो आपके लिए करना भी आसान हो जाता है और उसका जो सक्सेस का रेट है, जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। बिकॉज सबका जो नॉलेज है, जो सबका स्किल्स हैं, उन सारी चीजों का जब एक जगह हम क्लब कर लेते हैं सारी चीजों को, तो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट है बिल्ड ट्रस्ट, एक दूसरे के लिए ट्रस्ट होना। पूरी टीम में जब तक ये भावना नहीं है, ट्रस्ट तो वैसे भी एक वैल्यू है जो हमारे अंदर होती ही है, पर कितनी है, कब है, कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर टीम में काम कर रहे हैं तो हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनके साथ एक ट्रस्ट का जो हमारा एक जो बॉन्डिंग है, वो हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एनहांस मॉरल, किसी का मोरल हाई करने के लिए भी टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सारे टीम के मेंबर्स अपने आप को एक ओनरशिप की फीलिंग के साथ एक कोलैबोरेटिव फॉर्म में एक दूसरे के साथ जोड़ पाते हैं तो वो एक दूसरे का मनोबल भी बढ़ाते हैं। कहीं किसी को कोई काम करने में दिक्कत है तो दूसरा व्यक्ति उस काम को सहजता के साथ उसमें सहयोग करने के लिए आपके लिए तत्पर रहता है, आपको मोटिवेट करता रहता है कि आप परेशान ना हो, ये काम ऐसे अगर ऐसे किया जाए तो ये बेहतर तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रमोट क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम, सॉरी ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया है इसमें, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है प्रॉब्लम थिंकिंग की जगह पर। तो क्रिएटिव थिंकिंग इन द सेंस कि सृजनात्मक चिंतन की हम बात करते हैं। सृजनात्मकता आप सबने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा अपने करिकुलम में भी। सृजनात्मकता जो भी एक सेट पैटर्न है किसी भी चीज को करने का, उससे जब भी आप कुछ थोड़ा भी अलग कुछ सोचते हैं, कोई नया तरीका अपनाते हैं, तो वो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग का रिफ्लेक्शन होता है। कोई आंसर आप एक सेट पैटर्न में लेते हैं, आप उसमें कुछ थोड़ा चेंज कर सकते हैं। कोई रेसिपी आप बना रहे हैं, उस रेसिपी में आपने कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया। कोई प्रेजेंटेशन है, कुछ बोलने की शैली है, कोई लिखने की बात है, वो सारी चीजें मेथड्स जो है वो आप जब नया यूज कर रहे हैं तो वो सारी चीजें नई आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई समस्या आ रही है टीम में किसी भी तरीके की, तो वो भी सारे टीम मेंबर्स और लीडर जो है वो आपस में कम्युनिकेट करके प्रॉपरली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सभी तभी संभव हो पाता है जब टीम के अंदर एक ओनरशिप की फीलिंग होती है, एक वी फीलिंग होती है कि ये हमारी टीम है, ये हमारा काम है। आपके यूनिवर्सिटी में जब भी कोई कार्यक्रम होता होगा, सेमिनार्स होते होंगे, कोई कॉन्फ्रेंसेस होती होंगी, तो आप सब भी इसी तरीके से एक वी फीलिंग के साथ काम करते हैं। तो ये जो वी फीलिंग है, ये टीम बिल्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो किसी भी काम के जो सक्सेस रेट है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट जो हमारा है वो है चैलेंजेस। चैलेंजेस इन टीम बिल्डिंग, कौन कौन से चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं और ये जो कुछ 4 मैंने लिखे हैं ये कुछ बहुत कॉमन टाइप के चैलेंजेस हैं। जब भी हम किसी टीम में काम करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे सामने आती है। पहला, कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कॉन्फ्लिक्ट से बच के रहे। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं रेज हो, लेकिन सिर्फ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमें कॉन्फ्लिक्ट का मैनेजमेंट सीखना होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पहला चैलेंज होता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या इंटरपर्सनल भी हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट इंट्रापर्सनल भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके अंदर ही अंदर कुछ इस तरह का खुद ही अंतर्द्वंद चल रहा हो जो आपके टीम के परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहा हो सकता है कि आप टीम मेंबर्स के बीच में कुछ इस तरह का अंतर्द्वंद चल रहा हो जो एक साथ काम करने में बाधा उत्पन्न कर रहा हो। कई बार जो लीडर होता है उसी से हम सेटिस्फाई नहीं होते, तो उसके इंस्ट्रक्शन को भी मानना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो जो टीम बिल्डिंग है वो भी प्रभावित होगी, जो हमारा लीडरशिप है, अल्टीमेटली जो हमारी आउटपुट है वो सभी कुछ प्रभावित होगा। नेक्स्ट है रोल कंफ्यूजन। रोल कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है हमें, और अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब कि जो हमारा लीडर है उसके कम्युनिकेशन में कोई समस्या है। रोल कंफ्यूजन का मतलब ये हुआ कि आप
टीम के 8 या 10 मेंबर जो साथ में काम कर रहे हैं, उनमें से किसी को ये स्पष्ट नहीं है कि उसे क्या काम करना है। कई बार हम कॉमनली ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि ठीक है, देखो भाई ये कॉन्फ्रेंस होनी है और तुम सारे लोग जो है इसके लिए लगे रहना, तुम सबको मिल के इसको करना है और सक्सेसफुल करना है, अच्छे से करना है। लेकिन हमने किसी भी स्टूडेंट को ये पॉइंट आउट नहीं किया कि इस सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में आपकी क्या भूमिका है, आपको क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करना है। तो सभी को ये लगता है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे होने से ही सारा काम होगा, लेकिन हमें करना क्या है ये किसी को भी स्पष्ट नहीं होता है। तो जो अगर एक प्रभावशाली नेता है, एक कुशल नेता है, तो उसका काम ये है कि जो भी रोल किसी को असाइन कर रहा है उसमें प्रॉपर क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि इसको क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है। ये चीजें जब स्पष्ट होती हैं तो हम इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी जो है वो इंश्योर कर पाते हैं। तो रोल कंफ्यूजन अगर होगा तो टीम बिल्डिंग में इशू आएंगे, दिक्कत आएगी और अल्टीमेटली हमारे आउटपुट में, हमारे अचीवमेंट्स में भी दिक्कत आती है। थर्ड जो पॉइंट है वो ग्लोबलाइजेशन के इशू को लेकर के है। ग्लोबलाइजेशन की जो बात है, आजकल जब हम भूमंडलीकरण के दौर में है तो हमारे आसपास जो लोग हैं उनमें बहुत सारे वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो रिलीजन को लेकर के हो, चाहे वो रीजन को लेकर के हो, वो लैंग्वेज को लेकर हो सकते हैं, कल्चर को लेकर हो सकते हैं। और कई बार जब ऐसे सारे लोगों की एक टीम होती है तो जो कम्युनिकेशन है, जो हमारा टारगेट है, उसको अचीव करने में कई बार दिक्कत आती है। कई बार बिल्कुल विरोधी विचार के लोग एक साथ एक टीम में मौजूद होते हैं और अगर वो आपस में किसी भी तरीके से असहमत होते हैं तो ना तो वो लीडर के निर्देशों का पालन ठीक से कर पाते हैं और ना ही जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उस पर्टिकुलर टीम के लिए उनको प्राप्त कर पाते हैं। लास्ट में पुअर कम्युनिकेशन, ये जो मैंने रोल कंफ्यूजन में भी अभी ये बात कही कि जो कम्युनिकेशन है अगर वो नहीं सही है तो टीम बिल्डिंग में समस्या आती है। जो बातें हम कहना चाह रहे हैं वो क्लियर नहीं है, जो इंस्ट्रक्शन हमने दिए वो क्लियर नहीं है, किसकी क्या भूमिका है वो क्लियर नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल हैपजर्ड हैं, अस्पष्ट हैं, तो टीम बिल्डिंग सक्सेसफुल तरीके से नहीं हो सकती। ऐसे में लीडर की क्या भूमिका होनी चाहिए? चैलेंजेस तो हम लोगों ने बात कर ली कि ये चैलेंजेस आ सकते हैं। तो अब एज ए लीडर या आप अगर अपनी भूमिका निर्धारण करें तो आप क्लासरूम में एज ए टीचर, एज ए लीडर अगर पहुंचते हैं किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में तो आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? पहला, नेक्स्ट मैम, पहला तो आप अपने टीम मेंबर्स को जाने, नो योर टीम मेंबर्स। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि आपकी टीम में 5 लोग हैं और आपने सबके नाम जान लिए या आपने सबकी जो उस ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन है वो जान ली। नो योर टीम मेंबर्स का मतलब है कि आप उनकी एक जो स्वॉट एनालिसिस की जो हम लोग बात करते हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, किन चीजों को वो पसंद करते हैं, किन चीजों को नापसंद करते हैं, किस तरह के एटमॉस्फेयर में वो बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं, क्या किसका किससे रैपो बेहतर है, या बहुत सारी और जो उनके पर्सनल जो इंफॉर्मेशन, पर्सनल इन द सेंस कि इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं जो आपके लिए इररेलेवेंट है, बट जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है आपके टीम मेंबर्स के बारे में वो आपको जरूर से मालूम होनी चाहिए। कई बार एक कॉमन इंस्ट्रक्शन जब टीचिंग के लिए जाते हैं स्टूडेंट्स, उनको दिया जाता है कि आप अपने स्टूडेंट्स को नाम से बुलाइए। इसका मतलब यही है कि जो भी टीम या जो भी क्लास आपको हैंड ओवर की जा रही है उसके मेंबर्स को आप नाम से जाने। जब आप नाम से जानते हैं तो उन्हें भी एक ओनरशिप की फीलिंग आती है, अपनेपन की फीलिंग आती है और वो अपने लीडर या अपने टीचर से रिलेट कर लेते हैं। उसी जगह पर अगर आप किसी स्टूडेंट को इस तरीके से पुकारे कि रेड स्वेटर वाले आप आंसर करो या येलो शर्ट वाले आप आंसर करो, तो इस तरह के जब हम संबोधन एनोनिमस से संबोधन देते हैं तो इससे पता चलता है कि जो हमारा लीडर या हमारा टीचर है वो ना तो हमसे जुड़ा हुआ है, ना हमारे बारे में कुछ जानता है, और जब वो हमें नहीं जानता है तो स्टूडेंट्स या जो मेंबर्स है वो भी अपने आप को उसके साथ लिंक नहीं कर पाते। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि हमारी टीम में जो भी मेंबर्स हैं उनको बेहतर तरीके से जाना जाए। दूसरा, कम्युनिकेट एक्यूरेटली एंड अनएम्बिगुअसली। कम्युनिकेशन पर बार बार बात की जा रही है। एक्यूरेटली जो बात हम कहना चाहते हैं और अनएम्बिगुअसली मतलब ऐसी कोई बात नहीं हो जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हो। जब आप प्रश्न पूछने के कौशल को सीखते हैं तो आपको ये बात बार बार कही जाती है कि आप ऐसा कोई प्रश्न ना पूछें जिसके एक से ज्यादा जवाब आने की संभावना हो। इसी तरीके से जो भी बात आप कम्युनिकेट कर रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। किसी के लिए क्या भूमिका आप निर्धारित कर रहे हैं स्पष्ट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ किस तरीके से बने और बढ़े इसके लिए भी कोशिश करते रहनी चाहिए। जो इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं, जो कम्युनिकेट आप टीम मेंबर्स के बीच में हो रहा है वो इस तरह का हो कि आपसी एक अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में क्रिएट हो। नेक्स्ट है एक्सेप्ट एंड सपोर्ट वन अनदर। इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्ट करना और सपोर्ट करना। सपोर्ट की हम बार बार बात करते हैं,
हम जानते हैं एक दूसरे को कोई किसी भी तरीके का कोई भी प्रोसेस है और अगर हम मिलकर कर रहे हैं तो हमें उसे सपोर्ट करना है, लेकिन एक एक्सेप्ट का जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हम दूसरों को उनकी कमियों के साथ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हम उसकी अच्छाइयाँ तो पसंद करते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई कमी है, तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट तो नहीं होता, तो अगर परफेक्ट नहीं है, उसमें कुछ इम्परफेक्शंस हैं, तो कुछ इम्परफेक्शंस हमारे अंदर भी हैं। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि वो व्यक्ति जैसा भी है, उसे एक्सेप्ट करें और उसके जो भी खूबियाँ हैं, जो हमारे टीम के लिए इम्पोर्टेंट है, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है वो टीम के लिए करें। ये एक लीडर की भूमिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है शेयर आइडियाज एंड अंडरस्टैंडिंग। आपके साथ जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, आप उनको शेयर करें। ऐसा ना लगे कि आपने अपना कोई विचार या अपना कोई डिसीजन जो है वो अपने टीम मेंबर्स के ऊपर लागू कर दिया है, लाद दिया है। तो जब आप लाद देंगे, कोई बात जबरदस्ती उनके ऊपर थोप देंगे, तो वो उतने इंटरेस्ट के साथ उस काम को करने की इच्छा नहीं रखेंगे। लेकिन यही चीज अगर आप उनके साथ शेयर करेंगे, उनके साथ अपने विचारों को साझा करेंगे, उनके थॉट्स को भी लेंगे, आप अपने थॉट्स और उनके थॉट्स के बीच में एक बैलेंस बना के कोई बात निकालेंगे, कोई डिसीजन करेंगे, तो वो खुशी-खुशी उस बात को मानेंगे, उसमें सम्मिलित होंगे और बेहतर तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेंगे। चेक फॉर एग्रीमेंट, वो वही बात है कि आपने अपने आइडियाज और दूसरे के आइडियाज को एक साथ लेकर के एक प्रॉपर एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट इन द सेंस कोई रिटन एग्रीमेंट की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, बट जो भी कंसेंसस है आप उसको मतलब जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं उसके प्रॉपर कंसेंसस जो है वो आपको बनाना चाहिए। लास्ट है रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट क्विकली एंड कंस्ट्रक्टिवली। किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, जैसे भी चैलेंजेस में हम लोगों ने बात की कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, इंट्रापर्सनल हो सकते हैं, इंटरपर्सनल हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आप एज ए लीडर ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी टीम में, अपने ग्रुप में, अपनी क्लास में, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्द से जल्द वो अंतर्द्वंद, वो समस्याएं दूर हो जाएं और कंस्ट्रक्टिवली, सृजनात्मक रूप से, सकारात्मक रूप से वो चीजें दूर हो। ऐसा ना हो कि अगर किन्हीं दो लोगों में कोई मतभेद है तो आपने एक को बिल्कुल सप्रेस करके, बिल्कुल नेगेटिवली इसको ट्रीट करके एक व्यक्ति को संतुष्ट कर दिया। एज ए लीडर आपकी भूमिका यही है कि दोनों के बीच में एक किस तरह का समझौता है, किस तरह का समाधान निकाले जिससे दोनों पक्ष सहमत भी हो जाए और उस बात को लेकर के फिर दोबारा टीम में कोई तकलीफ या समस्या ना होने पाए। नेक्स्ट स्लाइड मैम। इंपॉर्टेंस की अगर हम लोग बात करें, अल्टीमेटली क्यों जरूरत है, तो टीम बिल्डिंग। अभी जो हम लोगों ने दो टॉपिक यहाँ पे थोड़ी देर में शेयर किए कम समय में, कम्युनिकेशन एंड टीम बिल्डिंग, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है। कम्युनिकेशन बेहतर होगा तो टीम बिल्डिंग बेहतर होगी, और अगर टीम बिल्डिंग प्रॉपर है तो कम्युनिकेशन भी बेहतर होगा। अगर इसको आप अपनी फैमिली के एक एग्जाम्पल से समझना चाहें तो आपका जो परिवार है वो भी एक समूह की तरह है। आप एक दूसरे पर म्यूचुअल ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे से आइडिया शेयर करते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, साथ में मिल करके जो घर की जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी काम है, उनको निपटाते हैं, करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। तो वहां पर जो कम्युनिकेशन उसको लेकर के कोई बैरियर नहीं है, तो वहां पर कम्युनिकेशन बेहतर है, टीम बिल्डिंग बेहतर है, और टीम बिल्डिंग अगर बेहतर है तो कम्युनिकेशन बेहतर होगा। नेक्स्ट है मोटिवेट टीम मेंबर्स। टीम बिल्डिंग, ओनरशिप की बात हो रही है, वी फीलिंग की बात हो रही है, हम सब एक हैं। तो जब हम सब एक हैं, हमारा टारगेट एक है, तो हमें लगातार उस टारगेट को अचीव करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है। क्रिएटिविटी इनहांस होती है। अभी भी सृजनात्मकता की बात की, कोई नए तरीके, कोई नए मेथड्स, कोई नए जो रास्ते हमें दिखते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उन सबको भी एक उनका इनहांसमेंट होता है, सुधार आता है। नेक्स्ट डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जो समस्या समाधान के कौशल हैं उनकी भी उनमें विकास भी होता है, और उसमें कुछ नए तरीके, जो इनोवेशन की बात कर रहे हैं हमारे टीम मेंबर से, हो सकता है कि हम किसी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करते तो हमारे पास कुछ एक या दो रास्ते ही होते, लेकिन अगर हमने उसको अपनी टीम के साथ मिलकर शेयर किया तो हो सकता है हमें और भी बहुत सारे उपाय समझ में आए, बहुत सारे स्किल्स हमें समझ में आए जिनके द्वारा हम उस चीज को, अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। टीम बिल्डिंग किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक बेहतर ऑप्शन, एक बेहतर तरीका सुझाती है। लास्ट, ब्रेक द बैरियर। किसी भी तरीके का जो अवरोध है, अवरोध कहाँ पर है, वो अवरोध आपके और आपके उद्देश्यों के बीच में, आपकी जो टीम है और टीम को जो अचीव करने हैं उद्देश्य, उनके बीच में अगर कोई बैरियर है तो वो बैरियर भी समूह के प्रयासों से दूर किए जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन और टीम बिल्डिंग के जो स्किल्स हैं वो एक लीडरशिप को इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर एज ए टीचर एजुकेटर, टीचर की इस फील्ड में होने के नाते अगर हम डिस्कस करें तो हम जितने भी शिक्षक हैं, हम सब शिक्षकों में ये दोनों ही कौशल होना बहुत जरूरी है। आज के लिए मेरी ओर से इतना ही। अभी आपका जो भी प्रश्न हो
आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। रश्मि मैम, ओवर टू यू मैम। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट्स हैं? किसी तरह का कोई क्वेरी हो आप संकोच ना करें, जैसे आपके शिक्षक हैं वैसे मैं भी आपके साथ आपकी साथी हूँ। कोई कम्युनिकेशन बैरियर यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर कोई दुविधा है तो आप क्लियर करें। जी मैडम, एक बार आप चेक कर लें, चैट में तो कोई क्वेश्चन नहीं है। कई बार चैट में बच्चे कुछ लिख देते हैं। जी मैम, जी मैम, 1 मिनट में चेक करती हूँ। ओके, मुझे लग रहा है आपने इतने अच्छे से बताया कि सब स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है। आपने जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं कि टाइमली कम्युनिकेशन होना चाहिए और इसमें रिलीवेंट होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, इसमें आपने बैरियर्स भी बताए, तो बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। टीम लीडर की 1-2 डेफिनेशंस थी मेरे पास जी। कि अ लीडर इज अ डीलर इन होप, एंड जॉन मैक्सवेल की एक डेफिनेशन थी, अ लीडर is the one who know the way, goes the way and show the way। और बिल्कुल। आपने इन दोनों ही definitions को बहुत अच्छे से explain किया है। तो I extend my heartful gratitude to Dr. Deepa ma'am on the behalf of Institute of Education and Research, Shri Ram Sarovar Memorial University, for such a wonderful, informative and thought-provoking session. Thank you once again, ma'am. Looking forward to have more interactive session with you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much, madam. एंड करती हूँ मैम मीटिंग में। जी जी मैम, थैंक यू सो मच।